विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के अंतर्गत इसका अंतिम अध्याय संविधान का निर्माण, इसके अंतर्गत दूसरा इसका शीर्षक है संविधान की दृष्टि। और हम संविधान की दृष्टि में देखेंगे संविधान अपनी नज़र से क्या देखता है, देश में क्या चाहता है, भारत का भावी भविष्य। तो देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, हमने कल बताया था आपको कि विभिन्न प्रकार की समितियां बनी थी, इनमें कई महत्वपूर्ण समितियां थीं और अलग अलग समितियां मिलकर के काम कर रही थी संविधान के निर्माण के लिए। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक समिति थी जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा के उस उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यानी 13 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे और इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा बताना कि भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा, ये बताना था इसका मुख्य उद्देश्य। और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया। फ्रेमवर्क का मतलब ये बताया गया कि कैसे कैसे हम लोग इसमें काम करेंगे, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की रूपरेखा बताई गई, एक फ्रेमवर्क बताया गया कि इस प्रकार इस पर हमें काम करना है, संविधान ऐसा बनेगा और इस संविधान में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। क्या किया गया? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों के लिए संविधान में बताया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, समानता व स्वतंत्रता, नागरिकों को समानता मिलना चाहिए और स्वतंत्रता मिलना चाहिए। इन दोनों चीजों का नागरिकों को आश्वासन देगा हमारा भारतीय संविधान। जब बनकर तैयार होगा तो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन देगा। और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग व जनजातियों, क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। मतलब ये भी, इस बात का भी वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, जनजातीय के लिए और कुछ जो विशेष पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो, और जो दमित जातियां थी, दमित शब्द पहले था, अब इसका अर्थ आ गया दलित। तो जो शोषित जनजातियां थी या जातियां थी, इन सब जातियों के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे हमारे संविधान में। इन्हें पूरी तरह से संविधान रक्षा करेगा इनकी। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए, रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना। हम कहते हैं स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इसमें हम गणराज्य को रेखांकित कर दिया, इसको कहते हैं रेखांकित, अर्थात अंडरलाइन कर देना। तो यहां पर वो कहते हैं इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। वो कहते हैं हमारी नजर अतीत में जा रही है, जो भारत का गुजरा हुआ समय है वहां जा रही है जहां इस प्रकार के दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। कुछ राज्यों में, कुछ जगह ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे जिसमें दमितों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, शोषितों के लिए, विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों के लिए रक्षात्मक कार्य किए गए थे। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कि अगर हम ये सोचो कि हमसे पहले भी बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है, बहुत जगह हुआ है, तो केवल हम नकल करने वाले नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था हम अपने विवेक से काम लेते। कई लोग होते कॉपी करते दूसरे देश की, हमारे यहाँ भी इसके संविधान में भी अन्य देशों से बहुत सारे
एक्ट, अधिनियम लिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने केवल नकल की हो। हमने सोचा, अपने विवेक से काम लिया और जाकर के उनको अपने संविधान में सम्मिलित किया। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। संविधान सभा का जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, तो वो कहते कि मेरे जेहन में एक बात बार बार आ रही। कौन सी? कि हमसे पहले भी कई देश जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है वो भी इसी प्रकार से कार्य कर चुके हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। जवाहरलाल नेहरू कहते मुझे उस महान राष्ट्र अमेरिका की याद आ रही है, उसका ख्याल आ रहा है कि वहां के संविधान निर्माताओं ने वो पुराना संविधान था, इतना अच्छा संविधान बनाया कि 150 साल से वही संविधान से पूरा देश चल रहा है। तो मुझे वहां का भी ख्याल आ रहा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा या संविधान गढ़ा जो उसी पर आधारित है, उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नजर उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा के कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आईं और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की और एक शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। देखिए, आपने एक सुना होगा उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद जो पेरिस में के टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, तो वहां विरोध किन किन ने किया था? राजाओं ने उसका विरोध किया था। तो उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहां इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठक तब तक जारी रहेगी जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। ये कंटिन्यू है, आगे और पढ़ेंगे हम इसको। इसके साथ ही मुझे हाल ही की एक क्रांति का विचार आता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमें एक क्रांति का भी विचार आता है। जैसे टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी, वो कहीं भी होती, वो जब तक नहीं हटे थे उस मैदान से जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू भारतीयों से कह रहे, संविधान सभा के सदस्यों से बोलते हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे, चाहे हमारी सभा खेत में हो, बाजार में हो, सड़क पर हो या किसी भवन में हो, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे हाल ही की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ था। रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया था। एक रूस में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के बारे में भी इनको याद आता है। और क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि सोवियत जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? सोवियत समाजवादी गणराज्य, USSR, इसको उन्होंने जन्म दिया था। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है, हमारे देश का पड़ोसी देश भी है, एशिया में ही आता है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाएं क्योंकि किसी भी
इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है, परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि हमने भारत के स्वयं प्रभु, संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य होने का सपना संजोया है और भारत का संप्रभु होना नियति है, अर्थात ईश्वर के द्वारा यहां से निश्चित है कि यह गणराज्य बनेगा। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहां लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। कुछ मित्र कहने लगे जवाहरलाल नेहरू से कि आपने यहां लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं लिखा, आपने यहां शब्द लिखा है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, लेकिन यहां आपने लोकतंत्र क्यों नहीं शब्द उपयोग किया। कुछ मित्रों ने ऐसा कहा तो वो क्या कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर। वो कहते हैं ये हमारा देश भले ही लोकतांत्रिक ना हो, संविधान लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन हम लोकतंत्र के हमेशा से ही पक्षधर रहे हैं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मामला है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। वो कहते हैं बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हैं, यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं लोकतांत्रिक, तो इन सब देशों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए संविधान सभा के समक्ष कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें लोकतंत्र है और उन देशों ने बहुत सारे प्रकार से लोकतंत्र उनके यहाँ चला है, लेकिन उन्हें कभी ना कभी उस लोकतंत्र की शक्ल बदलनी पड़ी। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसा करना पड़े। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो ना जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती है। आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हम किसी तांत्रिक देश की नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाएं, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार्य जरूरी होने, मतलब उनके स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार भी होना चाहिए। लोगों के, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके स्वभाव के अनुरूप हो और उनको स्वीकार भी होना आवश्यक है। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र पूर्णतः लोकतंत्र का रूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है। यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा है कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होते हैं। मतलब यह निश्चित है, यह स्वाभाविक है कि गणराज्य जो शब्द है, इस शब्द में लोकतंत्र तो पहले से ही निहित होता है, इसलिए हमने लोकतंत्र शब्द का उपयोग नहीं किया है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते थे। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी
अन्य राज्यों के उल्लेख क्यों नहीं किया है? यहां मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूं। मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। ये हो गया महात्मा उनका नेहरू के भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए। स्रोत 1 में जो नेहरू ने कहा है उस भाषण की हमें सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए। उसमें क्या कहा जा रहा है? नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है? अतीत प्रेम मतलब नेहरू कहते हैं कि हमने पिछले 150 साल में वहां अमेरिका में देखा, हमने फ्रांस में देखा, हमने रूस में देखा, हमने अन्य राज्यों में देखा। तो नेहरू अतीत की बातें क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं? अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारिक क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। नेहरू जी कहते हैं हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो किसी अन्य देश की नकल नहीं होगा। हमारे देश की संविधान सभा के सदस्य चर्चा करेंगे और लोकतंत्र का जो रूप है वो उभर कर सामने आएगा। हम किसी की नकल नहीं करेंगे। वे इस बात पर जोर देते कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। भारत के संविधान में जो भी हम ले रहे हैं वो कहीं और से उठाए गए नहीं होना चाहिए, उन पर चर्चा होना चाहिए और उसके बाद वो निकल कर सामने आना चाहिए। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो हमारे देश में लोकतंत्र बने या जो भी संविधान बने वो लोगों के अनुरूप हो और जो भी व्यवस्था हो लोगों को अनुरूप और उनको स्वीकार्य होना चाहिए। हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम से वहां की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था। हम पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ हैं। उन्हें भी किसी अन्य देश की आवश्यकता पड़ी होगी, उन्होंने भी किसी और देश से अपने संविधान के लिए सामग्री इकट्ठी की होगी या उनसे कुछ सीख ली होगी। लोकतंत्र में अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए। हमारे देश में उदारवादी विचार और समाजवादी जो विचार हैं इन दोनों में एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। लोगों की इच्छा इस शीर्षक के अंतर्गत यानी 2.1 है इसी का, और इस शीर्षक के अंतर्गत हम बताएंगे संविधान सभा में जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो उनकी क्या इच्छा थी, वो क्या व्यक्त करना चाहते थे। और इसी में तारतम्य में इसी क्रम में सबसे पहले संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे और उनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। उनको ये लग रहा था कि हमारा जो संविधान बनाया जा रहा है इस संविधान पर किसका, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया, साया होता है परछाई, यानी अशफाक लाहिड़ी को यह दिख रहा था, सोमनाथ लाहिड़ी जी को दिख रहा था जो कि कम्युनिस्ट सदस्य थे, उनको यह दिख रहा था कि जो हमारा संविधान बनने वाला है, जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव सुने
जवाहरलाल नेहरू जी के, तो उन्होंने देखा कि जब ये संविधान बनेगा तो निश्चित रूप से ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इस पर साया दिखाई दे रहा है, इसका छाया दिखाई दे रही है, उसका प्रतिरूप है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का। ब्रिटिश ने किस प्रकार से अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था, धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जीत जीत करके अपने राज्य में मिलाया था, और इसी का उन्होंने देखा था कि ये जो भारतीय संविधान जो बनेगा ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इस पर साया हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी जी सोचते थे। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। उन्होंने भारत के लोगों से और संविधान सभा के सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया था कि वो साम्राज्यवाद के शासन के प्रभाव से खुद को अलग कर लें, खुद को दूर रखें। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार से साम्राज्यवाद ना दिखे, हमारी नीति ये ना हो कि हम दूसरे राज्य पर कब्जा करें, अपने राज्य को बढ़ाते रहें, ये हमारी नीति ना हो। 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, 1946-47 के जाड़ों की बात है, सर्दी की बात है, उस समय जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चल रही थी, परंतु उससे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। पर 46 और 47 के जाड़ों की बात है। हमारा देश आज़ाद हुआ था अगस्त में, 15 अगस्त को, लेकिन सर्दियों में 46-47 की जो सर्दियां थी, उन सर्दियों में, जाड़े में, उस समय अंग्रेज भारत में थे। यद्यपि भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, इंटरनल गवर्नमेंट बन चुकी थी और वो उनके जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, लेकिन कोई भी निर्णय हो, कोई भी बात हो, इसके लिए क्या करना होता था, जो भी शासन चल रहा था उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। जो संविधान सभा बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी और अंग्रेजों की योजना पर वो काम कर रही है। आगे वो क्या कहते हैं, यहां एक चित्र दिया गया और इस चित्र में जो लोग खड़े हैं संविधान सभा के सदस्य, इनको एक बार आप अच्छे से समझ लो। अंतरिम सरकार के सदस्य, इंटरनल गवर्नमेंट के सदस्य, प्रथम पंक्ति जो सामने की पंक्ति है उस पंक्ति में बाएं से दाएं इस तरफ को अपन चल देंगे। सबसे पहले कोट पैंट और टाई लगाए हुए जो बैठे हुए हैं इस चित्र में, उनका नाम है बलदेव सिंह। इसके बाद दूसरे जो व्हाइट कलर का जो कोट और पैंट में है उनका नाम है जॉन मधाई। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो चश्मा लगाए खड़े हुए हैं दुबले पतले से एकहरे वदन के स्वामी, इनका नाम है श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। इसके बाद बगल में उनके जवाहरलाल नेहरू, इनको भली भांति आप जानते होंगे। इसके बाद लियाकत अली खान जो काली वाली टोपी लगाए हुए हैं। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आई चुंद्रीगर, आसफ अली, CH भाभा, इस प्रकार से ये लोग हैं। पीछे की जो द्वितीय पंक्ति को हम देखेंगे बाएं से दाएं, जगजीवन राम सबसे पहले, उसमें छोटे कद के, नाटे कद के, यानी कि इनके राजगोपालाचारी के जस्ट पीछे इसमें दिखाई दे रहे हैं चित्र में, वो कौन है? जगजीवन राम। इसके बाद गजनफर अली, उनके जस्ट बगल में काला कोट पहने हुए गजनफर अली हैं। राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, और अब्दुल निस्तर। इस प्रकार से भारत, ये जो अंतरिम सरकार की एक चित्र था यहाँ पर। स्रोत 2, बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द, सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था। इस बात को अपन देखेंगे थोड़ी, सोमनाथ लाहिड़ी ने क्या